गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम टैक्सोनॉमी को यहाँ पर आप लोगों के सामने में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए देखो, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, नीट के जो बीसीएस का सिलेबस है। एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, देयर रिलेशन एंड सिग्निफिकेशन, इन तीन चीजों को हमने देखना है। साथ ही साथ अगला है रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आएगा आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कंपोनेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पर लीनियर हेरेची का हम डिस्कशन करेंगे। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज एज ए कैटेगरी पढ़ेंगे। और काइंड्स ऑफ स्पीसीज को हमने देखना है। और एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेथोडोलॉजी, इसको भी हमने देखना है। ये हमारा टैक्सोनॉमी का थोड़ा सा सिलेबस था। मैं मेन पे आता हूँ आपके यहाँ टैक्सोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी, नीट के लिए जब भी आपको पढ़ना है, मैं विशेषकर आपको ये बता देता हूँ कि जो एनसीईआरटी है उसका डिक टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक पर हम आज का जो लेक्चर लाए हैं वो नीट के लिए जो एनसीईआरटी है, डिक टू एनसीईआरटी को बिल्कुल हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक शब्द को। लेकिन उसको ब्रीफली मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, अलग अलग लिखा है। जैसे टेक्सोनॉमी वहां पर दिया है कि टेक्सोनॉमी क्या है। तो टेक्सोनॉमी किसने बताया? एट फर्स्ट मायर ने हमें 1969 में एक डेफिनेशन दी टेक्सोनॉमी की, जिसको कहते हैं टेक्सोनॉमी इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये मैं उनसे थोड़ा हट के लाया हूँ, लेकिन आप देख लेना इसको। तो ये सेंटेंस मेकिंग क्वेश्चन जो आ सकते हैं वहां से, कि टेक्सोनॉमी इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, किसने दिया? तो ये मायर ने दिया है। यहाँ पर आप देख लेंगे। आगे जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि टेक्सोनॉमी को, मेनली टेक्सोनॉमी जो है ऐसा साइंस है जहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी को हम देखते हैं। टेक्सोनॉमी का जो हम मीनिंग देखेंगे तो क्या मीनिंग है? टैक्सिस को अलग कर दिया, नॉमस को अलग कर दिया हमने। टैक्सिस का मीनिंग होता है ऑर्डर। ऑर्डर कह सकते हैं या अरेंजमेंट कह सकते हैं। साइंस में जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो टैक्सिस। नॉमिस, नॉमस का मतलब यहाँ पर जो दिया है लॉ। लॉ या साइंस। साइंस, जहां पर हमने साइंस को अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया, उसको हमने टेक्सोनॉमी कहा है। इसको इस तरह से समझिए, जब भी पढ़ना है थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। इसलिए मैं जो टर्म्स हैं, जो टेक्सोनॉमिक हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके एक एक शब्द को आपको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताना चाह रहा हूँ। अब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी के विशेषकर दो पार्ट्स हैं। टैक्सोनॉमी हम कहेंगे जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफाइड करेंगे, उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देकर, थ्योरी देकर क्लासिफाइड करेंगे। जब भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक अल्फा टैक्सोनॉमी आएगी और दूसरा उस पर बीटा टैक्सोनॉमी आएगी। ठीक है, अल्फा टैक्सोनॉमी किसे कहेंगे? देखो, अल्फा टैक्सोनॉमी जो होता है जब हम किसी का आइडेंटिफिकेशन केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर देते हैं। इसको टर्ली ने 1938 में बताया। हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपके लिए आ जाएं जो जो स्टेटमेंट लेवल के क्वेश्चन है, तो वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल्फा टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनको देखकर यदि हम किसी की टैक्सोनॉमी करते हैं, यानी केवल मॉर्फोलॉजी देखकर, तो टर्ली ने 1938 में बताया कि इसको हम अल्फा टैक्सोनॉमी कहेंगे। जनरली इन साइंटिस्ट का नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन जो हमारे पास अल्फा टैक्सोनॉमी है, जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन या एनिमल क्लासिफिकेशन जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये अल्फा टैक्सोनॉमी है, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ये नीट के लिए भी है, तो आगे जनरली इसको एलटी के लिए भी देखा जा सकता है। इस लेक्चर को ऐसा नहीं है कि नीट में ही आएगा, या नेट में भी आता है कभी कभी, जब हम नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो वहाँ के लिए भी ये एक स्लाइड बनाई हुई है, तो वहाँ के लिए भी चल सकता है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी का मतलब हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि केवल केवल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख करके हम टैक्सोनॉमी करेंगे उसको अल्फा टैक्सोनॉमी कहेंगे। और कभी स्टेटमेंट लेवल पर आ गया कि ये अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में बताया किसने? टर्ली ने बताया। ओके, नाउ बीटा टैक्सोनॉमी। टर्ली ने 1938 में बताया था हमको अल्फा और बीटा टैक्सोनॉमी। ठीक, उसी को आगे बढ़ के चलते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी को तो हमने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, लेकिन बीटा टैक्सोनॉमी में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ
जेनेटिकल कैरेक्टर देखेंगे, एनाटॉमिकल कैरेक्टर देखेंगे, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है। अदर ऑफ जैसे पॉलिनेशन को, जैसे स्टडी ऑफ पॉलेन्स और स्पोर, इन इस करेक्टर को भी हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल करेक्टर को भी देखेंगे, ठीक। तो बीटा टेक्सोनोमी का मतलब हो गया कि हम मॉर्फोलॉजी के अलावा अगर फिजियोलॉजिकल करेक्टर को देखते हैं तो उसको हम बीटा टेक्सोनोमी बोलेंगे। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गए, टेक्सोनोमी को हमने डिवाइड किया था, एक अल्फा टेक्सोनोमी। अल्फा टेक्सोनोमी टर्ली ने 1938 में हमको ये बताया कि भाई जब हम किसी को टेक्सोनोमिकल यानी हम किसी की सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे या उसको क्लासिफाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? केवल मॉर्फोलॉजी देखकर। अब वो मॉर्फोलॉजी है क्या भाई? ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर। इनको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर। क्या है ये टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर? टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर क्या है? टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर हैं, बिहेवियर कैरेक्टर हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर हैं। जो कैरेक्टर आपके स्क्रीन में इस समय शो हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर। टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम टेक्सोनोमी कर रहे हैं। टेक्सोनोमी का मतलब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, हम उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से रख रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर क्या-क्या आएगा? देखो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर क्या-क्या है? कलर, शेप, साइज, बॉडी डिवीजन, ठीक है। तो कलर यानी किस कलर का है? जनरली प्लांट को हम कहते हैं ग्रीन कलर। कैसा शेप है? हमने कहा सिलेंड्रिकल शेप है, ट्रायंगुलर है, किस तरीके का कैसा शेप है, क्या है? अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। जब हम इनका अध्ययन करेंगे, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो, आज का जो टॉपिक आपका चल रहा है, जो आज का जो क्लास चल रही है, ये बहुत एक्स्ट्रा क्लास है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं तो स्टेटमेंट बेस पर भी बनते हैं। आप विशेषकर इनको देखना कि स्टेटमेंट बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए आपको आज के लेक्चर में बेनिफिट होने वाला है। स्टेटमेंट बेस की हम बात करेंगे। माना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनमें से क्या है? आपको दे दिया जाएगा ए बी सी डी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बी में फिजियोलॉजिकल, सी में मॉलिक्यूलर कैरेक्टर, इधर कलर दे दिया, इधर सर्कुलेटरी सिस्टम, इधर लिपिड प्रोटीन, ऐसे बना करके आपको इनको सेट करना है। तो या इस पे स्टेटमेंट दे देंगे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर कैरेक्टर बायोमॉलिक्यूल्स जहां पर हम देखेंगे, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे। हम जब इन सबको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर कैरेक्टर। ये टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर के अंदर आ रहा है। ये एनसीईआरटी में केवल टेक्सोनोमी दिया हुआ है। टेक्सोनोमिकल अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी वर्ड नहीं दिया है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल ये होता है, दिया है, तो उसको हमने एक सिस्टमैटिक रख लिया कि उसको हम अल्फा टेक्सोनोमी कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल है, और जो उसके बाद फिजियोलॉजिकल है उसको हम बीटा कह रहे हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, प्लांट का हम देखेंगे एनिमल का, सर्कुलेशन आएगा एनिमल का, प्लांट का, कैसे उसमें वाटर सर्कुलेशन चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, इन सबको जब हम देखेंगे तो ये फिजियोलॉजी है। मॉलिक्यूलर प्लांट या एनिमल दोनों में हम लिपिड की बात करेंगे, प्रोटीन, उनका डीएनए की बात करेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जब इन मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो आ गया हमारा मॉलिक्यूलर कैरेक्टर। बिहेवियरल की बिहेवियर क्या है? बिहेवियरल में देखो, हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखो, एक तो है इनर बिहेवियर, ठीक है। इनर बिहेवियर जो इनबॉर्न उनको मिले हुए हैं जेनेटिकली, मतलब दूसरे हैं लर्निंग बिहेवियर कहते हैं हम दूसरा, ठीक है, लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। इननेट जेनेटिकली जो बिहेवियर मिले हुए हैं, जैसे डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, हमने सीखा नहीं है, ठीक है। ये अपने आप हमारे पास बिहेवियर, हमारे जैसे हेयर का कलर हो गया, ठीक। तो ये सब आइज कलर हो गया, हमारा लंबाई बढ़ना, सब बिहेवियर हमारे इसमें। ऐसे ही लर्निंग बिहेवियर जो हम सीख रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये लर्निंग बिहेवियर है।
नाउ नेक्स्ट है इकोलॉजिकल करेक्टर, फूड वेब और फूड चेन का हम यहाँ पर डिस्कशन देखते हैं। जब फूड वेब और फूड चेन की बात आएगी तो वो हमारा इकोलॉजिकल। और ज्योग्राफिकल करेक्टर किसे कहेंगे, हैबिट ऑफ एनिमल, कि किस हैबिट का है। अब एनिमल कैसे हैं, एरियल एनिमल है, आर्बोरियल एनिमल है, आर्बोरियल एनिमल है, ठीक है। एनिमल प्लांट की हम जब बात करेंगे कि कुछ एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, कुछ नमी में उनको नमी चाहिए आगे ग्रो करने के लिए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक्वेटिक होंगे, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्योर एक्वेटिक हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ज्योग्राफिकल करेक्टर। तो इन सारे करेक्टर को हम अल्फा और बीटा के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्सोनॉमी को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सो वी विल डिस्कस हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी के हिस्ट्री पर, थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर कि हिस्ट्री में क्या है। देखो जब हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो जब यहाँ पर बात करें, देखो इसमें लिखा है कि एट फर्स्ट जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो 1813 में किसने दिया, एपी डे कैंडोल ने। एपी डे कैंडोल ने हमें टैक्सोनॉमी वर्ड दिया। अगर आपके पास बात ये आ जाएगा कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है हमको, तो शब्द को जो डिस्क्राइब किया यानी जिसको यूज किया, वो सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो आज भी हम इनको इस मॉडर्न एरा में भी इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एपी डे कैंडोल ने यूज किया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। आगे मायर ने क्या कहा भाई, दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास मायर, 1971 में इन्होंने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन बता दी हमको। पहले हमारे पास है एपी डी कैंडोल। एपी डी कैंडोल वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमसे कहा कि जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को यूज किया, ठीक है। अब दूसरे मायर आ गए जिन्होंने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन दे दी, टैक्सोनॉमी एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। धीरे-धीरे तीसरा हमारे पास आ गए हैं कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस कैरोलस लीनियस की जब हम बात करेंगे, तो ये तीन आपके पास दिए हुए हैं। जनरली एपीडे कैंडोल भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, मायर का जिक्र नहीं है, लेकिन आप उसको देख लेना, वो थ्योरी भी आ गई। हो सकता है उनके बारे में थोड़ा सा कहीं पर ये स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चन में कहीं पर दे दिया जाए। अब बात आ गई मॉडर्न टेक्सोनोमी, ठीक है। मॉडर्न टेक्सोनोमी के लिए कैरोलस लीनियस का नाम है, कैरोलस लीनियस भी है, कार्ल लीनियस भी उनका नाम है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कार्ल वॉन लीने भी उनका नाम है। जब उन्होंने ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर दिया तो अपना नाम कार्ल वॉन लीने लिख दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी, उस किताब का नाम, उस बुक का नाम सिस्टमा नेचर, जिसका मल्टी वॉल्यूम पब्लिश्ड हुई, ठीक है, मल्टी वॉल्यूम्स। तो उस पर इन्होंने काम किया और अपनी बात इस पर रखी। तो इनको टेक्सोनॉमी के बहुत ज्यादा कार्य करने के कारण इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कह दिया गया। किसको कहा फादर, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर के नाम पर आते हैं कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीने, इनको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तीनों तीन साइंटिस्ट आ गए हैं जो टेक्सोनॉमी के लिए आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लीनियस को कहते हैं, तो कहीं कहीं पर क्या है कि जब हम देखते हैं टेक्सोनॉमी की बात, तो प्रीलिनियन टेक्सोनॉमी, लीनियन इरा और पोस्ट लीनियन टेक्सोनॉमी, इन तीनों की भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो लीनियन से पहले, पेरीलिनियन टेक्सोनॉमी का मतलब है लीनियन से पहले टेक्सोनॉमी में क्या काम हो। तो लीनियन से पहले हम बात करेंगे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अरिस्टोटल 384 टू 322 बीसी की हम बात करें। वेस्ट वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो एक फिलोसफर हैं अरिस्टो, ठीक है, अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग एनिमल हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स को इन्होंने अपने हिसाब से दो ग्रुप में डिवाइड किया। उन दो ग्रुप का यूज हम आज भी करते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ा परिवर्तन था। इनका कहना था कि वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, दो पार्ट्स में उन्होंने लिविंग एनिमल को डिवाइड किया। यानी इन्होंने कहा विथ ब्लड वर्टिब्रेट, विदाउट ब्लड इनवर्टिब्रेट। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा विथ रेड ब्लड जो एनिमल हैं उनको वर्टिब्रेट,
विदाउट रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता वो इनवर्टिब्रेट है। तो इन्होंने दो पार्ट्स में एनिमल को डिवाइड किया था, एक रेड ब्लड वाले, एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है यानी इनवर्टिब्रेट, वो इस तरीके से। ठीक है, इसी में आगे थियोफेस्टस आते हैं 372 टू 84 बीसी की बात हम करते हैं। अरस्तु और प्लेटोन के स्टूडेंट रहे, उनके स्टूडेंट रहे थियोफेस्टस। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लांट पर काम किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डी हिस्टोरी प्लांटेरियम एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने क्या किया, 480 स्पीसीज प्लांट का जो मेडिसिनल स्पीसीज है उन मेडिसिनल स्पीसीज को लिस्टेड किया, और इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो इनके इनके कार्यों से हमें टैक्सोनॉमिकल एक बल मिला, टैक्सोनॉमी शुरू हुआ। अब लीनियन एरा की जब हम बात करेंगे तो लीनियस की बात करेंगे। लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, लीनियस ने हमें लीनियन हराची दी, हराचिकल वर्ड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, और बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर दिया, ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर दिया। तो हम इन सब की बात करेंगे, बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर की, ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर की बात होगी, और क्लासिफिकेशन की बात होगी। तो लीनियन एरा को हम जो मानते हैं वो टैक्सोनॉमी का गोल्डन पीरियड, गोल्डन एरा माना जाता है। ठीक है, तो अब जब इससे आगे बढ़ेंगे, पोस्ट लीनियन की बात करेंगे, तो लीनियस के बाद जो रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के जो उसके बाद जो एडवांस्ड उसमें लगा, जैसे फाइलोकोड हो गया, फ्रॉम फेनेटिक और फाइलोजेनेसिस, या नेचुरल सिस्टम एमर्जिंग, और इन सब को जब हम देखेंगे तो इसको हम कहेंगे पोस्ट लीनियन टेक्सोनॉमी। पोस्ट लीनियन टेक्सोनॉमी का मतलब जब लीनियन ने लीनियन हेरेची दी, तो उस वक्त उन्होंने कहा, जब फर्दर हम लीनियन हेरेची का पढ़ेंगे, हम लीनियन हेरेची इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, कहाँ है देखते हैं लीनियन हेरेची, आगे दिखेगी हमको लीनियन हेरेची पर जाएंगे हम। ठीक है, तो लीनियन हायरार्की में कैरोलस लीनियस ने बताया कि जैसे कोई भी, ये यहाँ पर जैसे हमने कहा ना, डोमेन आए, किंगडम आए, उसके बाद फाइलम आया, या डिवीजन, डिवीजन को हम प्लांट में लेते हैं, एनिमल में हम फाइलम लेते हैं, फिर हमने क्लास लिया, फिर ऑर्डर लिया, फैमिली लिया, जीनस लिया, स्पीसीज लिया। इस हायरार्किकल के बीच में, इनके बीच में हम कुछ और वर्ड दे सकते हैं उनको, ये इस तरीके से, जैसे किंगडम, सब किंगडम, इंफ्रा किंगडम, दिख रहा है ना ये सब किंगडम, इंफ्रा किंगडम। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनके बीच में हम और चीजें भी यूज करेंगे। ठीक, तो उनको हम देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्लासिफाइड करेंगे कि कैसे कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जब उन्होंने लीनियन हेरेचिकल की बात की, तो लीनियन हेरेची में उन्होंने ये बात की, उन्होंने बताया कैरोलस लीनियस ने कि जो जो क्लास है, ऑर्डर दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ, जीनस दिख रहा है, स्पीसीज दिख रहा है, वैरायटी दिख रही है, इन चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने बताया। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ठीक, जब हम इसके आगे चलेंगे, इसके आगे जाकर के हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जैसे डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बीच में हम सब किंगडम लिख सकते हैं, सुपर फाइलम लिख सकते हैं, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन जीनस, स्पीसीज, और फिर सब